everyone, welcome to my channel. फैज़ ईसा has arrived और उन्होंने ये मेक श्योर किया है कि पूरे पाकिस्तान को पता चले that he is a real deal. पाकिस्तान में कोर्ट प्रोसीडिंग्स पहली दफ़ा टेलीकास्ट हुई, बहुत अच्छा मूव है, फुल सपोर्ट ऑन दिस. काजी फैज़ ईसा ने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से मना कर दबंग टाइप की एंट्री की उन्होंने, जिसके विजुअल्स पूरे मीडिया पे हैं. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे आज फुल कोर्ट की हियरिंग हुई, विच ऑनेस्टली वाज काइंड ऑफ अ मेस. सब जजेस के अपने अपने सवाल थे और जिसका जवाब देने के लिए जो पिटिशनर है ख्वाजा तारिक रहीम, वो बार बार अपना आर्ग्यूमेंट रोक देते थे उनको जवाब देने के लिए. काजी फैज़ ने हज़ार दफ़ा कहा कि आप अपने असिस्टेंट को कहें कि सवाल नोट डाउन कर ले और आप एक दफ़ा ही जवाब दे दीजिएगा या रिटन आंसर दे दीजिएगा, लेकिन आप अपने आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करें. और जो पिटिशनर हैं जो काफ़ी एजड लग रहे थे और वो बहुत बार कंफ्यूज भी लग रहे थे कि मैं आखिर यहाँ करने क्या आया हूँ. एक क्लियर डिवाइड नज़र आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर. के बारे में हम लोग मीडिया में हमेशा सुनते आए हैं कि एक धड़ा है, दूसरा धड़ा है, ये ग्रुप है, वो ग्रुप है. काजी फैज़ ईसा का जो लाइक माइंडेड ग्रुप है, जो बंदियार का लाइक माइंडेड ग्रुप रहता था. अब जो बंदियार रिटायर हो गए हैं, लेकिन वो डिवाइड अभी भी क्लियरली आज की प्रोसीडिंग में नज़र आया. उसकी एक एग्जाम्पल, कानून आ गया, अब अगली दफा कोई केस लिया वो वाला भी देख लेंगे. मैं ओपिनियंस कभी नहीं दूंगा. आप हमारे या तो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन इस्तेमाल कीजिए, हम ऐसे आपको ओपिनियंस नहीं देंगे. आपका काम है अपनी सरकार, अपनी गवर्नमेंट को ओपिनियन देना. हमारा काम है उसको उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वैलिडिटी आप देखें, खत्म. हम आपके ऊपर मफरूज़े नहीं डालना चाहते हैं कि क्या होगा. भाई हमें क्या पता क्या होगा, जब आएगा हम देख लेंगे. बहुत सारी चीजें आप कर लें प्लीज इस कानून पे और आगे बढ़ा लें बात को, क्योंकि हम देखिए कोर्ट आप समझ नहीं रहे हैं इसकी अहमियत. हम लोग बैठ के इधर एयर कंडीशन कफन में बैठे, लोग कोई जेल में मर रहा है, किसी का केस है. मेरी तो मुझे तकलीफ हो रही है. सुबह से 57,600 है, कोई 57,000 है. अब हम छोड़ के जाएंगे 150 और बढ़ जाएंगे, कल 150 और. आप चला लें एक महीना केस, हमें क्या फर्क पड़ता है. फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि हम तनख्वाह ले रहे हैं इस गरीब आवाम से एक काम करने के लिए कि उनके केसेस का फैसला कर लें, खत्म. ये बहुत अच्छी डिबेट है, जाके हाई कोर्ट में कर लें. चैलेंज वो आ जाएगा जजमेंट नंबर 94 में, हम बड़े पूरे पावर के साथ बैठ के इसको देख लेंगे. आपको पता है आज बेंच बनाने का क्या इशू था, इसके बावजूद के स्टे चल रहा है. मैंने अपने 2 सीनियर कलीग से पूछा कि मैं ये करने जा रहा हूँ, 2 स्टे चल रहा है. अलग बात है आइन कानून का स्टे चल रहा है, फिर भी कि बात को आगे बढ़ा के किसी खत्म कर लेना, सराह लें इस कानून को, ये तर्क कर दें. मगर आप अपने दलाइल दें, हम इसका सुन लेंगे, फैसला कर लेंगे. कोई इख्तिलाफ करेगा, कोई नहीं करेगा, उनकी मर्जी है. हमें आपको परसुएट करने की कोई जरूरत नहीं. आप हमें परसुएट कर लीजिए और सवाल का जवाब नहीं देना चाहते मत दीजिए, हम आपके खिलाफ कर लेंगे फैसला. I'm not indulging in conjectures. I'm asking you a question in order to understand the principles that you are saying and arguing and submitting before the court. I'm not engaging in theoretical argument. I'm trying to understand the basis on which you are defending the constitutionality of this law. So therefore my question stands. Tomorrow if Parliament were to make this a law and say let it go back to the Chief Justice in his sole capacity, that is within Parliament's competence? लॉयर से ज़्यादा जजेस ने बोलने का टाइम लिया और वो ऐसा लग रहा था कि वो आपस में केस को लड़ रहे हैं. पिटिशनर के कंधे पे बंदूक रख के एक दूसरे को जो है वो आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स जो दे रहे थे लोग. कीप इन माइंड इनमें से 4 या 5 आई थिंक जो हैं वो फ्यूचर चीफ जस्टिस बनने वाले हैं. काजी फैज़ ईसा का ग्रुप जो चीफ जस्टिस की एग्जीक्यूटिव पावर्स को कट बैक करने के हक में है, ये ऐसा लगता है ये फ्यूचर चीफ जस्टिस जो हैं वो उस पावर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. काजी फैज़ की जो पर्सनालिटी नज़र आई है, उन्होंने काफ़ी डिक्टेट करने की कोशिश की थी कोर्ट रूम को और जजेस को और पिटिशनर को. वो बेसिकली हर किसी को कहना चाहते तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो, लेकिन उनकी कोई भी सुन नहीं रहा था. और एक टाइम ये भी आया कि एक जज ने सवाल पूछा तो काजी फैज़ ईसा ने पिटिशनर को कहा कि आप इसका जवाब अभी ना दीजिएगा, आप अपनी बात पूरी करें, जवाब बाद में दीजिएगा. और काजी फैज़ ने कहा मैं अपने ब्रदर जजेस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सवाल ना पूछें. तो फुल कोर्ट क्यों बनाया? काजी फैज़ ईसा की पूरी कोशिश डिक्टेट करने की के बाद भी मुकाबला टक्कर का था और कोई जज जो है वो एक दूसरे की बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था. आई एम ग्लैड कि लाइव टेलीकास्ट हुआ ताकि पता तो चले थोड़ी ट्रांसपेरेंसी. तो अब देखो इनको देख के पता चल रहा है कि अच्छा क्या चल खिचड़ी के अंदर मचती है इनकी. डिस्पाइट ऑल ऑफ काजी फैज़ ईसा's theatrics, आई होप वो अपना सारा टेन्योर लाइमलाइट लेते लेते ना गुजार दें और उनका जो काम है जस्टिस देना वो भी कर दें. कल रात शेख रशीद को अरेस्ट कर लिया गया. मुझे नहीं पता कि PMLN का मीडिया इस बात में इतना खुश क्यों है. स्टेट का खर्चा ही बढ़ाया है. शेख रशीद अंदर हो या बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता. नो वन माइंड्स हिज अरेस्ट बिकॉज ही डजंट मैटर.
Sorry to say, politically irrelevant. Ex-opposition leader राजा रियाज ने ऑफिशियली PMLN ज्वाइन कर ली. लोटा राजा रियाज ने अनऑफिशियली तो पहले ही ज्वाइन की हुई थी. मतलब सोचे इन दोनों ने मिलकर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर चूज किया. दिस कंट्री इज अ जोक एंड नॉट अ फनी वन. आदिल राजा ने ट्वीट किया, आई डोंट नो कि आप में से कितने आदिल राजा को जानते हैं, पर मैंने जो ये सारे प्रोपेगेंडिस्ट हैं इन पे एक वीडियो बनाई थी, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, इफ यू इंटरेस्टेड यू कैन वॉच दैट. और जो आदिल राजा को जानते हैं, आदिल राजा ने कल ट्वीट किया और कहा PTI के अंदर एक आस्तीन का सांप है जो इस टाइम अमेरिका में बैठ के यूट्यूब पे भाषण दे रहा है. वो एक डबल एजेंट है पाकिस्तान इंटेलिजेंस और CIA का. आई डोंट ट्रस्ट आदिल राजा वन बिट. ही इज अ ग्रीडी अटेंशन सीकर जिसका आर्मी रिलेटेड सौदा बिकना कम हो गया है, तो उसने अब ये PTI के अंदर ये ड्रामा क्रिएट करके उसने कहा चलो इसकी वीडियो बना के अब बेचो. उसका ऑब्वियस हिंट शहबाज गिल था. इस टाइम अमेरिका में है और वही यूट्यूब कर रहा है और वही वहाँ पे रैलीज वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहा है PTI की. पाकिस्तान इंटेलिजेंस का पता नहीं, बट आई एम श्योर CIA का स्टैंडर्ड इतना नहीं गिरा कि वो शहबाज गिल जैसे फटे ढोल को अपना एजेंट हायर करे. कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ, मुझे उस पर बात करनी थी, बट इट काइंड ऑफ स्लिप्ड माय माइंड. अपनी नवाज शरीफ अपनी कार में बैठ के जा रहे थे. हैव अ लुक के क्या हुआ. Hi, I'm okay, but I've heard you're a very corrupt Pakistani politician. I work in financial crime prevention, that's why I know. Absolutely disgusting behavior by नवाज शरीफ ड्राइवर. मैं मानती हूँ कि किसी को हर टाइम जब भी वो घर से बाहर निकले उसको हरास करना, टॉन्ट्स मारना गलत है, बट ये रिएक्शन बिल्कुल आउट ऑफ लाइन था. एक औरत पे स्पिट करना डिस्गस्टिंग. नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने की तैयारी में, उनको थोड़ा ज़र्फ दिखाना चाहिए था और अपने ड्राइवर से अपोलोजाइज करवाना चाहिए था. तो इज्जत बढ़नी ही थी, कम तो नहीं होनी थी. लेकिन हमारा जो पॉलिटिकल अरेना है वो इतना गंदा और गलीज हो गया है कि किसी किस्म की डिसेंसी की किसी से भी उम्मीद नहीं की जा सकती. एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में मैंने बात करनी थी. काजी फैज ईसा जो सुबह से हेडलाइंस में हैं, अगर उन्हें वक्त मिले तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेल में इतने महीनों से सड़ रहे हैं उसकी तरफ भी देख लें. अमार इबाद, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, मैंने पहले भी 2 बार उसका जिक्र किया. वो एक बच्चा जो एक स्पेशल चाइल्ड था, अपने फादर की अरेस्ट और पुलिस की रेड्स, उसकी फैमिली पे तशद्दुद और हरासमेंट के बाद वो बहुत बीमार हो गया, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था. दैट लिटिल चाइल्ड हैज लेफ्ट दिस क्रूअल एंड हार्टलेस वर्ल्ड which is ruled by equally cruel and evil people. उन्होंने एक बच्चे को आखिरी बार उसके बाप से मिलने नहीं दिया. अपने बेटे के जनाजे को अटेंड करने के लिए एक पिटिशन फाइल करके वो बाहर आया है. क्या काजी फैज ईसा अपनी नौटंकी से टाइम निकाल के लोगों को इंसाफ देना ज़रूरी समझेंगे? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं. अल्लाह ही इस बच्चे के कातिलों को सज़ा देंगे. और हाँ, मेरी नज़र में ये एक कत्ल है कि किसी को इतना ज़्यादा खौफज़दा, और आई होप Allah gives his family the strength to deal with this loss. I cannot even imagine कि किस किस्म का दुख है, किस किस्म के सदमे से वो लोग इस टाइम गुजर रहे होंगे कि स्टेट की ब्रूटैलिटी और इनह्यूमैनिटी की वजह से एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, वो इतना डरा, इतना खौफज़दा हुआ, बीमार पड़ गया. आखिरकार वो उसकी डेथ हो गई. लेकिन ये लोग जो पावर्स में बैठे होते हैं, इनको लगता है कि ये हमेशा के लिए यहाँ पे ही हैं, ना इससे आगे कुछ है, और इनकी अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं होगी. अगर इस दुनिया में नहीं तो आगे भी नहीं होगी. ये लिटरली फिरौन बन के बैठे हुए हैं जिनके लगता है ना कोई बच्चे हैं, ना इनके अंदर कोई एम्पैथी है, या ये दूसरों के बच्चों को या दूसरे लोगों को इंसान ही नहीं समझते. आई डोंट नो व्हाट टू से.